हेलो स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब। अभी तो काफ़ी रात हो चुका है, मैं जाग रहा था इसीलिए सोचा एक वीडियो आपको बना दूं ताकि आप पढ़ लें। ठीक। अभी जैसे अभी 2 दिन क्लास चला है कि धातु क्या होता है, धातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। फिर चला अधातु क्या होता है, अधातु के रासायनिक गुण क्या होते हैं, अधातु चमकता है या नहीं, अधातु में कौन सा ऐसा पदार्थ होता है जो सबसे कठोर होता है। अभी उसी टर्म पर हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, अधातुओं के रासायनिक गुण। आप हेडिंग देखिए डाला हुआ है, अधातुओं के रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, CHEMICL, केमिकल शायद आपको दिख नहीं रहा हो तो लिख लीजिए केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। आप आगे उसके लिखिए रह करके, अधातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक। आप पहले हेडिंग डालेंगे धातुओं के रासायनिक गुण, अंग्रेजी में लिखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल, फिर आगे अधातुओं के रासायनिक गुण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। अब देखिए पहला हेडिंग डाला है, अधातुओं की ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अधातु मतलब यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके दिखाया गया, जैसे कार्बन जो है, कार्बन एक प्रकार का अधातु होता है, सबको पता है कार्बन जो है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है बोरबरी के अनुसार। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे बोरबरी के अनुसार, के एल एम और एन, दो और 4, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की कमी होता है। अगर यह 4 ऐड करेगा तो यह -4 हो जाएगा। तो इसीलिए क्या है, कार्बन एक प्रकार का अधातु है और वो भी किस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, ठोस अवस्था में। और ऑक्सीजन, अधातु की ऑक्सीजन के प्रति, कार्बन क्या है, अधातु है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कोई भी अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए इसकी, अधातु में ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड निर्मित करती हैं, ऑक्साइड निर्मित करती हैं। ऑक्साइड निर्मित करती हैं। हो गया। इसके आगे अगला लिखिए फुल स्टॉप करके, इन ऑक्साइडों की प्रकृति, इन ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय अम्लिक क्षारी, अम्लीय अम्लिक क्षारी होती है, अम्लीय अम्लिक क्षारी होती है। अब एक बार देख लीजिए क्या है परिभाषा बोला गया है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके। आप देखिए अधातु मतलब कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। मतलब क्या बोला गया है, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, ऑक्साइड की ऑक्साइड निर्मित करता है। और उनकी प्रकृति देखिए यहाँ पर अम्लीय है, हो सकता हो कोई और अधातु हो जिसकी प्रकृति क्या हो, क्षारीय हो। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है, जो यौगिक बनेगा, जो पदार्थ बनेगा, उसका माध्यम अम्लीय हो सकता है और क्षारीय भी हो सकता है। इसीलिए बोला गया अम्लीय अम्लिक क्षारीय प्रकृति का होता है। अब देखिए एक नोट लिखा हुआ है, जैसे हम जो अधातुओं की कुछ ऑक्साइड है, अधातुओं की कुछ ऑक्साइड जैसे लिखा हुआ है, अधातुओं के कुछ ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, CO सूत्र होता है CO, फिर लिखा है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, और अगला है NO नाइट्रिक ऑक्साइड। ये सारे क्या होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। किस प्रकृति के होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे यहाँ पर बोला गया कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड, ये सारे क्या होते हैं, उदासीन प्रकृति के होते हैं। ये हो गया नोट। आप एक बार देख लीजिए क्या नोट में लिखा हुआ है। हम बोल रहे हैं अधातुओं के कुछ ऑक्साइड जैसे CO ब्रैकेट में कार्बन मोनोऑक्साइड, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, NO नाइट्रिक ऑक्साइड उदासीन प्रकृति के होते हैं। अगला नोट देखिए क्या है, नोट नंबर 2, अधातुओं के ऑक्साइड जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है CO कार्बन मोनोऑक्साइड CO, उसके बाद लिखा है N2O NO,
आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 ऑक्साइड लिखा है, तो उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ये जो है आप जान रहे हैं उदासीन प्रकृति के हैं। यह लिटमस के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते, मतलब ना इस पर ना अम्ल का असर पड़ेगा ना क्षार का असर पड़ेगा, कोई भी अपने आप को नहीं बताएंगे। आपको पता है लिटमस क्या करता है, अम्लीय माध्यम को अम्ल में बताता है, क्षारीय माध्यम को क्षार में बताता है। लेकिन यहाँ पर जो अधातुओं के ऑक्साइड है वह कोई माध्यम शो नहीं करेंगे, मतलब कोई माध्यम इस पर दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए अगला नोट्स है अधातुओं के ऑक्साइड। आप लिखिए नोट नंबर 2, अधातुओं के ऑक्साइड लिटमस के प्रति कोई प्रतिक्रिया प्रदर्शित नहीं करते हैं। एक बार देख लीजिए, उसके बाद पूरा नोट कर लीजिए आप। नंबर 2 हेडिंग है अधातुओं की जल से अभिक्रिया। अब एक चीज जानिए, आप वहां पर पढ़े थे धातु जो होता है जल से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देता है। यहाँ पर मतलब अजीब है, यहाँ पर आप देखेंगे कि अधातु जल से अभिक्रिया ही नहीं करता। मान लो आप अधातु में कार्बन ठोस अवस्था में है, इसको H2O से अभिक्रिया करवा दे तो नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब अधातुएं जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया ही नहीं दर्शाती है, मतलब कोई अभिक्रिया नहीं। जैसे कार्बन यहाँ पर लिखा है कार्बन, उसके बाद यह है पानी, लिक्विड आप लिख सकते हैं, अभिक्रिया नहीं दर्शा रही है। तो आप परिभाषा क्या लिखेंगे, आप पहले सबसे पहले हेडिंग लिखिए अधातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ वाटर। अधातुएं जल के, आप परिभाषा लिख लीजिए, अधातुएं जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं दर्शाती है। आप ये लिख लीजिए कार्बन ठोस H2 लिक्विड, कोई अभिक्रिया नहीं, इसका मतलब कोई अभिक्रिया नहीं। ठीक, इतना लिख लीजिए। अब देखिए हम तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया। ये क्या है, यहाँ पर भी जो प्रबल अम्ल होते हैं या तनु अम्ल जो होते हैं वह अभिक्रिया नहीं दर्शाते, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि अगर प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉन पूरी हो जाए, प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉन, मान लो कोई प्रोटॉन उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूरी हो जाए तब संभव है। जैसे एक उदाहरण लिया गया, यहाँ पर एग्जांपल लिया गया, आप देखिए लिखा हुआ है H2SO4 लिया गया। ये परिभाषा की बात करेंगे बाद में, पहले आप समझ लीजिए ये कहना क्या चाह रहा है। H2SO4 सबको पता है, H2SO4 जब टूटेगा तो 2 हाइड्रोजन प्लस और SO4-2 में टूट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है 2H, यह 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड करके हाइड्रोजन गैस को बना रहा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉनों को पूर्ति करता है, तभी जाकर अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया करेगी। जैसे आप देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल हाइड्रोजन आयन प्लस सल्फेट आयन में टूट जा रहा है, उसके बाद यही जो हाइड्रोजन आयन है 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके क्या बना रहा है, हाइड्रोजन गैस बना रहा है, मतलब अपने इलेक्ट्रॉनों को पूर्ण कर रहा है। तो यह अधातुएं तभी अम्लों से अभिक्रिया करेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग लिखेंगे अधातुओं की अम्लों से अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड। परिभाषा लिखिए, इसके आगे डैश करके परिभाषा लिखिए, सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों से क्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं, तनु अम्लों से क्रिया प्रदर्शित नहीं करती हैं, फुल स्टॉप। इनकी अभिक्रिया तभी संभव है, इनकी अभिक्रिया तभी संभव है जब अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए, प्रोटॉनों के इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाए। ये हो गया परिभाषा। अब देखिए एग्जांपल, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है H2SO4 एक्वस रूप में है, यह हाइड्रोजन एक्वस और सल्फेट आयन एक्वस में टूट गया। अब इसी हाइड्रोजन में हम 2
क्या बोलते हैं, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे थे, ये किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप जैसे लिखा है ये दोनों नोट कर लीजिए। अब एक बात हम आपको बताना चाहेंगे, आपको पता है जो अधातुएं होती है वह अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता नहीं प्रदर्शित करती, मतलब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण ही करती हैं। यह इसीलिए है, यह इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके हाइड्रोजन अणु बन जा रहा है। इतना नोट कर लीजिए, फिर अगला टॉपिक देखते हैं। ठीक है, अधातुओं की क्लोरीन से अपक्रिया, अधातुओं की क्लोरीन से अपक्रिया, हम कोई तत्व ले लें, ठीक, जैसे यहाँ पर लिया हुआ P4, अगर इसकी हम क्लोरीन से अपक्रिया करवा दें तो क्या बनेगा, क्लोराइड। क्या बनेगा, क्लोराइड। मतलब यहाँ कितना है क्या है हमसे मतलब नहीं, यहाँ मान लो हम कार्बन ले ले, कोई भी तत्व ले ले, अधातु ले ले, अधातु, अधातु क्लोरीन से अपक्रिया करके क्लोराइड का निर्माण करता था। अगर कोई पूछे अधातु की क्लोरीन से अपक्रिया बनेगी तो क्या बनाएगा, अधातु क्लोरीन से अपक्रिया करके क्या निर्माण करता है, क्लोराइड का निर्माण करता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ P4 मतलब फास्फोरस क्लोरीन से अपक्रिया करेगा, क्लोरीन से अपक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, आप देख रहे हैं क्लोराइड, क्या बना रहा है, क्लोरीन। अगर फास्फोरस क्लोरीन से अपक्रिया करे तो क्या बना रहा है, क्लोराइड। तो यहाँ पर अगर जैसे दोनों का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो 4PCl3, तो फास्फोरस ट्राई क्लोराइड बनेगा। तो सबसे पहले आप परिभाषा लिखिए, परिभाषा क्या होगा, अधातुएं क्लोरीन से अपक्रिया द्वारा, अधातुएं क्लोरीन से अपक्रिया द्वारा क्लोराइड निर्मित करती हैं, क्लोराइड निर्मित करती हैं। फुल स्टॉप, आगे लिखिए, निर्मित क्लोराइड की प्रकृति सहसंयोजक होती है, निर्मित क्लोराइड की प्रकृति सहसंयोजक होती है। अब देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल है फास्फोरस क्लोरीन से अपक्रिया करके फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बना रहता है। आप लिखेंगे P4 फास्फोरस 6Cl2, अब 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6Cl2 क्लोरीन, क्लोरीन क्या बना रहा है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। कोई सूत्र पूछे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का तो क्या होगा, P4Cl3। किस अवस्था में है, गैसीय अवस्था में है। ठीक, आप नोट कर लीजिए रिएक्शन। अब हेडिंग डालिए नंबर 2, अधातुओं की हाइड्रोजन से अपक्रिया, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। अब आप पढ़े थे धातु हाइड्रोजन से अपक्रिया करके हाइड्राइड बनाता है, सही है। अधातु भी हाइड्रोजन से अपक्रिया करके, अधातु प्लस हाइड्रोजन अपक्रिया करके हाइड्राइड, अधातु भी हाइड्रोजन से अपक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्राइड का निर्माण करेगा। अधातु भी हाइड्रोजन से अपक्रिया करके क्या बनाएगा, हाइड्राइड बनाएगा। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन लिया गया है तो आप लिखेंगे नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, क्या बना रहा है, NH3, 2NH3 अमोनिया, मतलब इसमें हाइड्राइड उपस्थित है। फिर देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से अपक्रिया करवा रहा है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन क्या बना रहा है, मेथेन। सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखिए, क्या होगा, हेडिंग लिखिए, अधातुओं की हाइड्रोजन से अपक्रिया, स्पेलिंग रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ हाइड्रोजन। परिभाषा लिखिए, अधातुएं हाइड्रोजन से अपक्रिया करके, अधातुएं हाइड्रोजन से अपक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, हाइड्राइड का निर्माण करती हैं। अब एग्जाम्पल लिखा हुआ है N2, डाई नाइट्रोजन कह सकते हैं, 3H2, 3H2 दोनों मिलकर क्या बना रहे, 2NH3। इसका सूत्र क्या होता है, अमोनिया। अगर कोई पूछे अमोनिया का सूत्र 2NH3 या NH3,
ये बैलेंस करने के लिए 2 लगाया गया। फिर दिया हुआ कार्बन प्लस हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर मीथेन का निर्माण करे। तो ये 2 एग्जाम्पल आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक, टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक, धातुओं एवं अधातुओं, सेंटर हेडिंग आप डालेंगे धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया, एकदम बीच में लिखेंगे धातुओं एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया। अंग्रेजी क्या होगा, रिएक्शन बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। हम कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। अभी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के बाद काम क्या है यह पता चलेगा। तो आप उसके जस्ट नीचे कुछ हेडिंग डालेंगे, कुछ तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जैसे शेड्यूल बना है आप अपनी कॉपी में ऐसे बना लेंगे। ठीक, पहले आप एक बार देख लीजिए कैसे बना हुआ है, आप अपनी कॉपी में ऐसे शेड्यूल बना लीजिए बढ़िया से पहले, फिर हम इसके बारे में समझा रहे हैं ये क्या है, क्यों बनाया गया है। ठीक, बहुत सारे तत्व है लेकिन हम कुछ ही तत्वों का लेकर करवा रहे हैं हम, और आपको अगले चैप्टर में सिखा देंगे कैसे होता है। ठीक, आप शेड्यूल बना लिए। अब देखिए हम सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है तत्वों के प्रकार। तत्व 3 प्रकार के यहाँ लिखे हैं, उत्कृष्ट गैस, धातुएं एवं अधातुएं। फिर कुछ तत्वों के नाम लिखे हैं तत्व में, हीलियम। अब आप यहाँ पर ऐसे करते चलते देखिए, हीलियम का परमाणु क्रमांक सबको पता होगा 2 होता है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 2 होता है। उसके बाद नियान, नियान का 10 होता है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 10 होता है। आर्गन का होता है 18, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम का 13 होता है, नाइट्रोजन का 7 होता है, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है। आप एक बार देख लीजिए हम क्या लिखे, हीलियम का 2, नियान का 10, आर्गन का 18, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13। फिर आ गए अधातुओं में, अधातुओं में नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। अब देखिए इसको हम कक्षकों में बांटेंगे। आपको पता है जब आप पढ़ते हैं, जब कोष उपकोष पढ़ते तो सबसे पहले नाभिक होता, उसके बाद के कक्षक, एल कक्षक, यम कक्षक, यन कक्षक, किसी तरह बना होता है के यल यम यम यन, यन बराबर 1, यन बराबर 2, एन बराबर 3, एन बराबर 4, 2n स्क्वायर के रूप में। यह हम आपको 9 में सिखा चुके हैं, इसी के अनुसार हम भरेंगे। तो आपको पता है हीलियम के पास सिर्फ 2 है, तो किस कोष में भरेगा, सबसे पहले किस में भरेगा 2 में भरेगा, सिर्फ के में भरेगा। यह हो गया। अब देखिए नियान के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो नियान के में भरेगा, साथ साथ इसके पास अभी 2, अगर 10 में से 2 निकालेंगे तो 8 बचेगा, तो यल में कितना भरेगा 8 भरेगा। अब लेते हैं आर्गन, आर्गन 18 होता है। तो आप देखेंगे सबसे पहले के में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 2n स्क्वायर के रूप में, बोरबरी के अनुसार के में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, उससे अधिक नहीं। यल यम यन, यम यल यम यन। अब देखिए हम अगला करने जा रहे हैं उत्कृष्ट गैस में आर्गन, आर्गन 18 होता है। तो आप देखिए 2 हो गया, अभी कितना बचा हुआ है 16 बचा हुआ, तो 8 इसमें, 8 2 10, अभी कितना बचा है 8, था 8 हम यहाँ पर लिख देंगे, मतलब किसमें यम में। यह हो गया किसका, धातु उत्कृष्ट गैस का। आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उत्कृष्ट गैस का देखे हो गया। अब हम अगला करते हैं धातुओं का। धातुओं में सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है, तो हम सबसे पहले के में कितना लिखेंगे 2, एल में 8, बचा कितना है 8 2 10, सिर्फ 1 बचा था, हम यम में कितना लिख देंगे 1। अब करते हैं फिर से धातुओं में मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम Mg मतलब 12, Mg का 12, तो 2, के में 2, एल में 8, 8 2 10, 10 2 12, तो यम में कितना हो जाएगा 2। क्या हो गया। अब हम अगला करते हैं धातुओं में एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है। तो पहले में के में 2, एल में 8, 8 2 10, 10 3 13, तो इसमें कितना रहेगा 3 रहेगा। यह धातुओं का हो गया। सबसे पहले आपको बताया गया उत्कृष्ट गैस का, उत्कृष्ट गैस का हो गया, फिर धातुओं का। अब इसी के अनुसार हम आपको बताने जा रहे हैं अधातुओं में। अधातुओं में नाइट्रोजन का 7 होता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 7, तो आप जान रहे हैं के में 2,
बचा कितना है 5, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 5, 5 2 7 हो गया। ऑक्सीजन 8 होता है, तो आप जान रहे हैं के में 2 और इसमें क्या हो जाएगा 6, 6 2 8। फ्लोरीन 9, इसमें कितना हो जाएगा 2, इसमें कितना लिखेंगे 7। आप सबसे पहले ये शेड्यूल बना लेंगे, ठीक। बहुत सारे तत्व हैं, जिनके पास किताब होगा वो किताब में देखेंगे बहुत सारा चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन इतना ही आप करिए। आपको हम सिखा देंगे पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना, सबसे पहले आप इतना करना सीखिए। अब जहाँ खाली है वहाँ हम क्या कर देंगे डैश डैश, यहाँ खाली, यहाँ 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 यहाँ, जहाँ खाली है उसको डैश कर देंगे। सबसे पहले आप इसको पूरा बढ़िया से बना लीजिए। अभी हम इसको एक उदाहरण करवा रहे हैं ज़बरदस्त, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। बनवाया गया था उसके नीचे एक परिभाषा लिखिए, उसके बाद हम एक उदाहरण करवाते हैं। परिभाषा आप नोट करिए। धातुओं की प्रवृत्ति, धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। एक उदाहरण लेते हैं, एक उदाहरण हम लेते हैं Na, सोडियम 11 होता है, और इसी का उदाहरण लेते हैं। अभी क्या लिखवाया गया है, धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। सोडियम 11 KLMN 281, ठीक। अभी उदाहरण बाद में देखा जाएगा, अभी समझाया जा रहा है। जो परिभाषा लिखा जा रहा है उसी के अनुसार हम उदाहरण करवाते चल रहे हैं। जो बोला जा रहा है उसी को आप नोट करिए। धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है, जबकि अधातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, ठीक। आगे लिखिए फुल स्टॉप। जब धातु व अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं, जब धातु व अधातु एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तथा दोनों ही इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण द्वारा अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अपना अष्टक पूर्ण करने का प्रयास करते हैं। अब बात करते हैं क्या है। मान लो यहाँ हम सोडियम लिया, अगर यह सोडियम, अब एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं जो लिखवाया गया स्टेटमेंट उसी के नीचे आपको लिखना है। एग्जाम्पल में सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। यह क्या होता है आप नीचे लिख लीजिए, धातु है, धातु, ठीक। यह अगर अपनी अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम अधातु का लेते हैं, क्लोरीन होता है 17, अधातु है, ठीक। KLMN 287, यह अगर अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले तो यह क्या बनाएगा माइनस, क्या बनाएगा माइनस। अब देखो इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सोडियम अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाले तो धनायन, और अगर क्लोरीन ग्रहण करे तो ऋणायन। अब देखिए यह दोनों अगर आपस में मिल जाए तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण। इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण,
और यह दोनों जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, Na, यही लिख लीजिए, Na और Cl, यह दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl, NaCl। अब देखिए Na और Cl, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है। तो आप जान रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद इसके जस्ट नीचे आप क्या करेंगे, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। तो आप इसको हम चित्र के द्वारा बनाते हैं, सोडियम और क्लोरीन। सोडियम के बाद कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो हम यहाँ इसको 7 दिखा दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। और इसके बाद कोष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हम इसका सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहे हैं। अब देखो इसका सिर्फ हम 1 इलेक्ट्रॉन अगर दिखा दें तो क्या होगा, यह अपना 7 इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा और इसके पास प्लस आयन आ जाएगा। जैसे यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तुरंत आगे अब क्रिया होगी, क्या बन जाएगा, Na प्लस, प्लस क्या हो गया, यह अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया और क्लोरीन क्या हो जाएगा, Cl माइनस। तो आप देखिए प्लस Cl 1 2 3 4 5 6 7 और उसका वाला 1 8, ये क्या आ जाएगा, क्लोरीन माइनस, क्या बन जाएगा, क्लोरीन माइनस। इसी को हम करके लिख सकते हैं या Na प्लस Cl माइनस, या और भी कह सकते हैं या NaCl। आप देखो यह अपने इलेक्ट्रॉनों को पार्टिसिपेट करके क्या बना ले रहा है, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण द्वारा यह अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप एग्जांपल में कैसे लिखेंगे, जैसे लिखा हुआ है Na अपने अंदर से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, प्लस बनाएगा, क्लोरीन 1 ग्रहण करेगा, माइनस बनाएगा। उसके बाद तुरंत Na जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर प्लस बना रहा है, क्लोरीन अपना 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर माइनस बना रहा है। उसके बाद यह ऐसे बनाइए, पूरा थ्योरी बहुत लंबा है, इतना नहीं, बस जो लिखा है ऐसे नोट कर लीजिए आप परिभाषा के जस्ट नीचे, बस यही नहीं नोट करना है, ये लिख लीजिएगा ऐसे बना के, फिर उसके नीचे जस्ट ऐसे लिख लीजिएगा।